चलिए जी, देखिए ये टॉपिक है तुम्हारा आज की क्लास का। ये है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर आपका 7 है ना। क्लास 10th में जो चैप्टर है ये चैप्टर 7 है ये। अब थोड़ा कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है कि ये जो आप रिवीजन कर रहे हो, ये रिवीजन आप कर रहे हो बोर्ड के हिसाब से। किसके हिसाब से रिवीजन कर रहे हो? बोर्ड के हिसाब से। ठीक है, अब बोर्ड के हिसाब से रिवीजन करने का मतलब ये होता है कि मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट बता दिए जो चैप्टर में हो सकता है, उसके एक आध एग्जाम्पल्स बता दिए। राइट, आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन करने हैं विद एग्जाम्पल्स। समझ में आया? एनसीईआरटी का एक्सरसाइज करना है और सारे एग्जाम्पल्स करने हैं। जब वो हो जाए पूरा खत्म, तब आपको निकालनी है अपनी एग्जाम्पलर की बुक, और एग्जाम्पलर की बुक का भी एग्जाम्पल से स्टार्ट करना है। ठीक है, और एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस करने हैं। ओके, समझ में आ गया? फिर आपको क्या करना है, जो नहीं आ रहा है क्वेश्चन उसको आपको मार्क कर देना है। जैसे आपको कुछ कॉन्सेप्ट ही नहीं आ रहा होगा या फिर कोई स्पेशल क्वेश्चन नहीं आ रहा होगा, तो जो भी नहीं आ रहा है आप क्या कर दोगे? मार्क कर दोगे। मार्क करके उसे फिर आप नेक्स्ट क्लास में क्या कर लोगे? पूछ लोगे। समझ में आ गया? तो बोर्ड का रिवीजन करने की जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होता है, जो प्लानिंग होती है, वो यही होता है। आपने कॉन्सेप्ट सारे देख लिए, क्वेश्चंस कर लिए एनसीईआरटी से, फिर आपने क्वेश्चन कर लिए एग्जाम्पलर से, एंड देन उसके बाद आपने क्या कर दिया? टेस्ट दे दिया। जब आप टेस्ट दोगे तो वहां भी कुछ नई नई चीजें मिलेंगी। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो आपको आ रही होंगी और बहुत सारी चीजें होंगी जो आपको नहीं आ रही होंगी। ठीक है, तो नहीं आ रही होंगी मार्क करना है। और ये जो रिवीजन का साइकिल है, कम से कम 2 से 3 बार एग्जाम तक जो है, ये 2 से 3 बार आपको साइकिल कंप्लीट करना है, तब जाके आपके बोर्ड में नंबर आते हैं पूरे। समझ में आया? चलिए जी, तो देखिए क्या है आपका ये चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है जी, अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये जो चैप्टर 7 है, इसमें आपको एनसीईआरटी के हिसाब से 7.1 पढ़ना है एंड 7.2 पढ़ना है। ठीक है जी, 7.1 और 7.2 है। ठीक है, टॉपिक की अगर बात कर लें तो इस चैप्टर में टॉपिक कौन कौन से हैं वो देख लो आप। तो इस चैप्टर में जो तुम्हारे टॉपिक बनते हैं, वो सबसे पहला टॉपिक है आपका बेसिक डिस्टेंस फॉर्मूला। इसमें आ जाता है आपका, क्या आ जाता है? डिस्टेंस फॉर्मूला आ जाता है। ठीक है जी, अब डिस्टेंस फॉर्मूला में भी बहुत सारे सब पार्ट्स आ जाते हैं, तो आपको बताया जाएगा कि कोलिनियरिटी क्या होती है। अगर एक ट्रायंगल है तो डिस्टेंस फॉर्मूला से उसमें आपको चेक करना है कि कौन सा ट्रायंगल राइट एंगल है, आइसोसेलेस है कौन सा है, ये सारी चीजें आ जाती है। क्वाड्रिलेटरल कौन सा है, ये सारी चीजें आ जाती है डिस्टेंस फॉर्मूला के रिगार्डिंग में। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, बोल दिया जाएगा कि इसका डिस्टेंस इतना है, तो एक्स एक्सिस की वैल्यू बताओ, वाई एक्सिस की वैल्यू बताओ। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से। उसके बाद आता है आपके पास सेक्शन फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला आ जाता है आपके पास? सेक्शन फॉर्मूला। राइट, अब सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, कैसे होता है, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा। अभी आप कॉन्सेप्ट देख लीजिए अच्छी तरीके से, टॉपिक जो है उसका नाम देख लीजिए, फिर आप देखोगे पढ़ोगे इसमें, तो इसमें आ जाएगा तुम्हारा मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्या आ जाएगा? मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है जी, उसके बाद आपके पास आ जाएगा सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। इसमें एक और टॉपिक है एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो कि लगभग डिलीटेड है, वो एग्जाम में इस साल है नहीं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो वो चीज आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ओके, तो इस पूरे चैप्टर में हमको बहुत सारा कुछ तो नहीं पढ़ना है, पर जो पढ़ना है वो ठीक से पढ़ना है, ढंग से पढ़ना है। क्वेश्चन ना फॉर्मूले के नाम पे इसमें ज्यादा फॉर्मूला नहीं है, बट क्वेश्चन जो है अलग अलग है। बहुत सारे क्वेश्चन जो है अलग अलग तरीके के हैं, तो आपको सोचना है, समझना है कि कौन सी चीज क्या है, कैसे है, किस तरीके से। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, एक एक क्वेश्चन करोगे, एक एक चीजों को करोगे अच्छी तरीके से, तो आपको और बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के बाद शीट्स भी होती हैं, तो शीट भी करना होता है। शीट तो है, आपको दिया भी गया है, आगे बोलोगे तो आपको दे भी दिया जाएगा। ओके, तो लगभग जो आपको टॉपिक पढ़ना है वो यही टॉपिक है, जो कि हमको इस चैप्टर में यही फॉर्मूले हैं मेन जो पढ़ना है, और इनके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, वो मैं आपको अभी पढ़ाऊंगा, बताऊंगा। ओके, कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? क्लियर है ना सारी चीजें? चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है, पहले तो बेसिक देख लो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपका बेसिक्स होता क्या है? बेसिक होता यह है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम आपने क्लास 9 से ही देखा होगा या सीखा होगा कि एक होता है आपके पास एक्स एक्सिस। क्या होता है आपके पास? एक्स एक्सिस। और दूसरा होता है तुम्हारे पास वाई एक्सिस। ठीक है, एक्सिस तो टोटल 3 होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। बट 10वीं क्लास में आपको 2 ही एक्सिस की बात करनी है, 2 ही एक्सिस से आपको क्वेश्चन करना है। ऐसे मत बैठो, आराम से थोड़ा एक्टिव होके बैठो,
ठीक है ना। कोई कहानी तो नहीं सुना रहा हूं मैं आपको, ऐसा कुछ पढ़ा रहा हूं ना, तो थोड़ा सा दिमाग को खोल के देखोगे तो बढ़िया समझ में आएगा, समझ रहे हो। तो क्या हुआ, आपके पास एक्स एक्सिस है और क्या है, वाई एक्सिस है। अब यहाँ पर छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है कि सर एक्स एक्सिस का नाम क्या होगा, तो एक्स एक्सिस का नाम क्या होता है आपका, एब्सिसा, ठीक है जी। और वाई एक्सिस का जो नाम आ जाता है वो क्या आ जाता है तुम्हारा, ऑर्डिनेट आ जाता है, ठीक है जी। तुमको एक्स एक्सिस पता चल गया, वाई एक्सिस पता चल गया। यहाँ जो बिल्कुल दोनों से जो मीटिंग पॉइंट होता है ये, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं, इसको बोला जाता है ओरिजिन। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होता है, 0,0 होता है। क्लियर है। कुछ बेसिक सी चीजें जो हैं वो बता देता हूं जिसकी जरूरत रहेगी आपको, ठीक है। अब यहां पर एक बहुत खास इंपॉर्टेंट बात जो बताने जा रहा हूं ये है कि ये तुम्हारा कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस है। इस पे अगर मैंने कोई भी पॉइंट ले लिया, क्या कर लिया मैंने, इस एक्सिस पर कोई भी पॉइंट ले लिया, जैसे मैंने ये पॉइंट ले लिया या फिर ये पॉइंट ले लिया या फिर ये पॉइंट ले लिया, तो एक्स एक्सिस पर अगर मैं कोई भी पॉइंट ले लेता हूं तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। एक्स एक्सिस पर अगर मैंने कोई भी पॉइंट ले लिया तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, क्या पूछ लिया मैंने आपसे, कोऑर्डिनेट ऑन एक्स एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस पर होता है तो उसका कोऑर्डिनेट जो होता है, देखो आप इस पे देखोगे तो एक्स की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, बट वाई की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 0 हो रही होगी। इस पे देखो आप, ठीक है ना, वाई की कुछ वैल्यू नहीं होगी, तो उसका जो कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है तुम्हारा, x,0 होता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। तो पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस अगर होता है तो उसका जो कोऑर्डिनेट होता है ऑलवेज वो कितना होता है तुम्हारा, कितना, x,0 होता है। क्लियर हो गया। ऐसे ही अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कोऑर्डिनेट ऑन वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस है ना, तो वाई एक्सिस पर अगर आपसे कोई कोऑर्डिनेट पूछ लिया जाए तो कोऑर्डिनेट ऑन वाई एक्सिस जो होगा, कोऑर्डिनेट ऑन वाई एक्सिस अगर बात करी जाएगी कभी भी तो वो क्या होगा, वो होगा 0,y। समझ में आया, कोई परेशानी है। ये क्वेश्चन में आगे आपको कहीं ना कहीं भी मिल जाता है, तो आपको पढ़ना समझना बहुत जरूरी है सारी चीजों को। छोटी छोटी चीजों से ही क्वेश्चन टफ हो जाता है, बेसिक बिल्कुल चीजों को लेके क्वेश्चन जो है टफ, बच्चे इस पर ध्यान नहीं देते हैं, ये ध्यान देना पड़ता है। क्लियर हो गया, कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, नहीं है। अब मैंने आपको क्या बताया कि जैसे ही आपके पास y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, अगर एक पॉइंट यहां पर है, क्या है यहां पर, एक पॉइंट है, तो पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो होता है हमेशा सबसे पहले x की वैल्यू लिखी जाती है और फिर किसकी वैल्यू लिखी जाती है, y की। तो मान लो एक ये पॉइंट है तुम्हारे पास, उसको हमने मान लिया x1 और y1, कोऑर्डिनेट मान लिया क्या, x1 और y1। सबसे पहले जो वैल्यू होती है किसकी होती है, x1 की होती है, और बाद में वैल्यू किसकी होती है, y1 की होती है। क्लियर है, कोई परेशानी है। अच्छा, एक और पॉइंट अगर मैं मान लेता हूं यहां पर, तो उसका नाम दे देता हूं, क्या दे दूंगा मैं, x2 और y2 नाम दे दूंगा, ठीक है जी। अब मैंने क्या किया कि ये जो दोनों पॉइंट है इनको मैंने ज्वाइन कर दिया आपस में। क्या कर दिया मैंने, दोनों पॉइंट को आपस में ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करेंगे तो हमको दिखाई दे देगा एक लाइन। क्या दिखाई दे रहा है हमको, लाइन दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। देखो कैसे बन रहा है, किस तरीके से बन रहा है, वो सारी चीज आपको देखना है, समझना है, राइट। अब आपने लाइन बना लिया, ये इसको a मान लो और इसको b मान लो, तो ये लाइन होगा तो इसके बीच का कोई ना कोई तो डिस्टेंस होगा ना, क्या होगा, कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा कि नहीं होगा। तो इसीलिए ये जो दो पॉइंट होती है कोऑर्डिनेट सिस्टम में, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए जो फॉर्मूला यूज किया जाता है उसको बोलते हैं हम डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। इसका डेरिवेशन भी होता है, बट यहाँ 10वीं क्लास में कोई जरूरत नहीं, आपको 11वीं क्लास में वैसे भी पढ़ोगे, एग्जाम में कभी डेरिवेशन पूछा भी नहीं जाता। ओके, तो मैंने क्या बताया आपको कि पहली चीज जो आपने सीख ली यहां पर, क्या सीख लिया, डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है जी। जो डिस्टेंस फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, ये a और b का जो डिस्टेंस निकालने का जो फॉर्मूला होगा तुम्हारा, वो होगा, यहां लिख देता हूं मैं, डिस्टेंस AB जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ कितना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अच्छा, एक चीज और समझिएगा, क्या हुआ, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। या फिर आप इसे यूज ये भी कर सकते हो कि फॉर्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्या, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस का y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। आप दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ना है, कोई परेशानी नहीं होनी है। क्लियर हो गया। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, समझ में आ गया क्या। डिस्टेंस फॉर्मूला एक्चुअली एक पॉइंट ये दूसरा पॉइंट है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए जो मुझे यूज करना होता है वो क्या यूज करना होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना होता है।
कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, मुझे बताइए। एक बेसिक सा एग्जांपल ले लेते हैं, देख लेते हैं कि कैसे क्वेश्चंस हो सकते हैं इसके अंदर, राइट। तो देखिए जी, आपके पास एक एग्जांपल है, बोला गया है फाइंड डिस्टेंस बिटवीन between 2,4 एंड 6,7। ये आपके पास 2 पॉइंट दे दिए गए हैं और बोला है कि इसका डिस्टेंस आप निकालो। तो आप डिस्टेंस कैसे निकालोगे? आपको पता है कि आपको फॉर्मूला बता दिया है, गया है, क्या फॉर्मूला है? एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, तो डिस्टेंस निकालो। चलो इसको थोड़ा सा ऐसे प्लॉट कर लोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। ये a मान लो और इसको b मान लो। b क्या है तुम्हारा? 6,7। अब इन दोनों को आपने ज्वाइन कर दिया तो डिस्टेंस आ गया। तो यहां लिखोगे आप डिस्टेंस AB। फॉर्मूले के हिसाब से क्या हो जाएगा? ये माइनस ये का होल स्क्वायर, मतलब 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर, प्लस ये माइनस ये का होल स्क्वायर, 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। 6 माइनस 2 कितना होता है? 4। 7 माइनस 4 कितना? 3। 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। इसको जब ऐड करोगे यू विल गेट √25। 25 का कितना हो जाएगा? 5। अब थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पर कुछ बातों का ना ध्यान देना रहता है आपको, ठीक है। बहुत सारी चीजें आपको आ रही होंगी रिवीजन में, आपको ऐसे इग्नोर नहीं करना, अरे मुझे आता है, क्या पता उसमें कुछ स्पेशल बात बता दी जाए। स्पेशल बात बताना ये है, देखो अंडर रूट में 25 है, तो जब भी रूट से वैल्यू निकलती है तो प्लस में भी आती है और माइनस में भी आती है। हमको यहाँ पर प्लस में ही लिखना है, क्योंकि डिस्टेंस जो होता है हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता। और खाली यहाँ लिख के नहीं छोड़ देना है, उसकी कुछ ना कुछ यूनिट होगी ना। अगर यूनिट नहीं दी गई तो हम यहाँ सिंपल क्या लिख लेंगे? 5 यूनिट्स। क्या हो जाएगा? 5 यूनिट्स हो जाएगा। समझ में आ गया? तो डिस्टेंस कैसे निकालना है, बहुत बेसिक चीज है, बेसिक फॉर्मूला है, आप इससे कर लोगे। कोई परेशानी होगी मुझे बताइए? नहीं होगी? ठीक है। अब डिस्टेंस फॉर्मूला से बहुत सारी चीजें हमको सीखनी है, वो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। ओके, एक बार आप इसे प्रॉपर सारा नोट कर लीजिए एंड देन उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से और क्या क्या चीजें होती है। थोड़ा जल्दी नोट करेंगे, बिल्कुल। चलिए जी, आपने डिस्टेंस फॉर्मूला सीख लिया, राइट। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह हैं, बहुत बेसिक बेसिक से क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना, वो आप कर सकते हो बढ़िया तरीके से। एनसीईआरटी में आपको मिल जाएंगे। 7.1 में 2-4 जो क्वेश्चन है वो डिस्टेंस फॉर्मूला के हैं, वो आप कर लोगे। ओके, देखिए जी, आगे है हमारा जो यहाँ पर कुछ टॉपिक्स आ जाते हैं, छोटे छोटे जो टॉपिक हैं इसके अंदर, वो क्या है? सबसे पहला टॉपिक है आपका कोलिनियरिटी। कोलिनियरिटी, ठीक है जी। ये कोलिनियरिटी क्या होता है? कोलिनियर क्या होता है? देखो, कोलिनियर का मतलब होता है, देखो सिंपल है, कोलिनियर, लीनियर का मतलब लाइन, लीनियर का मतलब क्या होता है? लाइन। को का मतलब है कि सेम लाइन, जैसे होता है ना कोलीग, तो ऐसे ही कोलिनियर है ना। सेम लाइन पर अगर पॉइंट लाई करते हो, सेम लाइन पर अगर पॉइंट क्या कर रहे हो? लाई कर रहे हो, तो उसे हम बोलते हैं कोलिनियर बोलते हैं। तो कोलिनियरिटी के लिए आपको हमेशा क्या होगा? 3 पॉइंट आपको दे दिया जाएगा। कितना पॉइंट दे दिया जाएगा? 3 पॉइंट, ए बी सी, और बोला जाएगा कि चेक करो कि जो 3 पॉइंट है ये कोलिनियर है कि नहीं है, ठीक है। या फिर बोल दिया जाए शो करो कि ये कोलिनियर है। समझ में आ गया? तो कोलिनियर शो करने के लिए आए या चेक करने के लिए आए, तो कैसे शो करोगे या चेक करोगे मैं आपको बताता हूं कोलिनियरिटी, ठीक है। देखिए, आपको 3 पॉइंट दे दिए गए, ए बी और सी। तो आप क्या कर सकते हो? आप कर ये सकते हो, फाइंड कर सकते हो, ए से बी का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हो। फाइंड क्या कर सकते हो? फाइंड डिस्टेंस ऑफ ए बी। क्या फाइंड कर सकते हो आप? फाइंड डिस्टेंस ऑफ ए बी। फाइंड डिस्टेंस ऑफ बी सी, बी सी का भी डिस्टेंस फाइंड कर सकते हो। एंड फाइंड डिस्टेंस ऑफ ए सी। आप क्या करोगे? 3 पॉइंट जब भी दिया जाएगा तो आप 3 डिस्टेंस निकाल सकते हो। कितना डिस्टेंस निकाल लिया आपने? 3 डिस्टेंस निकाल लिए, राइट। अब उसमें देखना है कि जो सबसे बड़ा वाला होगा, 3 डिस्टेंस होंगे तो छोटा बड़ा फिर बड़ा, ऐसा होगा कि नहीं होगा? तो उसमें जो सबसे बड़ा वाला होगा वो बाकी के दोनों छोटे वाले के सम के बराबर अगर हुआ, आई रिपीट दिस, ध्यान से सुनो, सुनने वाली बातें हैं ये। जो सबसे बड़ा वाला होगा वो बाकी के 2 के सम के अगर बराबर हुआ तो कोलिनियर कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? ठीक है। लेकिन जो सबसे बड़ा वाला है वो बाकी के दोनों के सम के बराबर नहीं आ रहा है तो कोलिनियर नहीं है। तो सपोज करो सबसे बड़ा AC है, इस फिगर के हिसाब से AC है, हमेशा कुछ भी हो सकता है, बट इस फिगर के हिसाब से सबसे बड़ा क्या है तुम्हारा? AC है। अगर AC AB प्लस BC के बराबर हुआ, इफ AC इज इक्वल टू कितना? AB प्लस
BC, तो क्या होगा ये, इट विल बी कॉलिनियर। क्या हो जाएगा तुम्हारा, कॉलिनियर हो जाएगा। समझ में आया हाउ टू चेक कॉलिनियरिटी, कॉलिनियरिटी कैसे चेक करनी है, क्लियर हो गया? कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है? क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, आप कर सकते हो बिना किसी परेशानी के कर सकते हो। जैसे मैं एक एग्जांपल यहां पर आपको दे देता हूं। एग्जांपल है, बोला गया है कि चेक वेदर, चेक फॉर कोलिनियरिटी, चेक फॉर कोलिनियरिटी वेदर 2,3, 1,4, 3,5 इज कोलिनियर और नॉट। ठीक है, तो आपके पास कितने पॉइंट मिल गए, तीन पॉइंट मिल गए। तो आप क्या करोगे, आपने क्या देख लेना है, एक पॉइंट हो गया मान लो 2,3, दूसरा पॉइंट हो गया तुम्हारा 1,4 और तीसरा कोई भी पॉइंट ये कहीं भी ले सकते हो, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आ गया तो डिस्टेंस आप यहां से ये ए मान लो, ये बी मान लो, ये सी मान लो, तो डिस्टेंस ए भी निकालोगे। क्या करोगे आप, डिस्टेंस ए भी निकालोगे, कुछ आएगा, फिर क्या निकालोगे आप, डिस्टेंस बी सी, और फिर क्या निकालोगे आप, डिस्टेंस ए सी। तीनों का ही डिस्टेंस निकालोगे आप, डिस्टेंस निकालोगे और उसमें जो सबसे बड़ा वाला डिस्टेंस होगा वो देखोगे कि क्या बाकी दोनों छोटे वाले डिस्टेंस के सम के बराबर आ रहा है। अगर आ रहा है तो कोलिनियर होगा, नहीं आ रहा है तो नहीं होगा। दैट्स इट। सो दिस इज योर व्हाट, कोलिनियरिटी। ये क्या है, तुम्हारा कोलिनियरिटी का कॉन्सेप्ट है। क्लियर हो गया? किसी बच्चे को कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, मुझे बताइए। क्या ये वाला क्वेश्चन आप ट्राई करके देखना चाहेंगे? तो एक बार नोट करिए और इसको ट्राई करिए फटाफट, बिना किसी बातचीत किए। आपने जब इसे सॉल्व किया तो आपकी एवी की वैल्यू कितनी आ गई, √2, बीसी की कितनी आ गई, √5, राइट, और एसी √5, है ना। तो आप ये देख रहे हो कि जो सबसे बड़ा है ये दोनों में से कोई भी है, तो एक भी ले लोगा। √5 के बराबर क्या, √5 + √2 + √5 हो सकता है? नहीं हो सकता, ये पता है आपको, सिंपल सी बात। √5 के बराबर √5 ही होगा ना, कुछ और प्लस होगा तो थोड़ी होगा, नहीं है। तो अगर किसी भी बड़े वाले के सम के बराबर दो छोटे वाले नहीं हुए तो हेंस इट इज नॉट कोलिनियर। क्लियर हो गया? कोलिनियरिटी कॉन्सेप्ट क्लियर? कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, मुझे बताइए। बिल्कुल भी नहीं है ना। चलिए, अगर नहीं है तो मैं आपको आगे बाकी की दो चीजें हैं वो बताता हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रायंगल के लिए। किसके लिए बात करेंगे हम? ट्रायंगल के लिए। ठीक है जी। ट्रायंगल में भी आपको क्या दिया जाएगा, आपको 3 पॉइंट्स दिए जाएंगे। कितने पॉइंट दिए जाएंगे? 3 पॉइंट दिए जाएंगे। तो जब भी 3 पॉइंट दिया जाएगा तो आप 3 डिस्टेंसेस निकाल सकते हो। 3 पॉइंट दिया जाए तो कितने डिस्टेंस निकाल सकते हो आप? नहीं निकाल सकते। ए बी सी है तो ए बी, बी सी और ए सी निकल गया। 3 पॉइंट से 3 डिस्टेंस, 3 डिस्टेंस निकल गया। तो पहला आ जाता है तुम्हारे पास इक्विलैटरल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल आ गया? इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या है, जब आपने 3 डिस्टेंस निकाल लिए, अगर तीनों का डिस्टेंस इक्वल आ गया, क्या आ गया? तीनों का डिस्टेंस इक्वल आ गया। सपोज करो ए बी है, बी सी है और ए सी है, तीनों ही क्या आ गए तुम्हारे? इक्वल आ गए। तो क्या बोलेंगे हम उस ट्रायंगल को कि वो ट्रायंगल कौन सा है? इक्विलैटरल है। ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है आपके पास आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल, 3 डिस्टेंसेस निकाले हैं, 3 में से कोई भी 2 इक्वल हो जाता है। क्या? कोई भी 2। ए बी इक्वल टू बी सी आ सकता है, या फिर क्या आ सकता है तुम्हारा, ए सी इक्वल टू बी सी आ सकता है, या फिर और क्या आ सकता है तुम्हारा, ए बी इक्वल टू ए सी। कोई भी 2, एनी 2। क्या क्या बोला मैंने? एनी 2 अगर इक्वल हो जाए, एनी 2 साइड इक्वल, 2 साइड्स इक्वल हो जाए तो क्या होगा? वो आइसोसेलेस हो जाएगा। इक्विलैटरल में क्या होगा? ऑल 3 साइड्स आर इक्वल। तीनों ही साइड्स क्या हो जाए तुम्हारे? इक्वल हो जाएंगे। समझ में आ गया? आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल क्लियर हो गया? कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है किसी को? नहीं, एंगल की जरूरत नहीं है, हम तो साइड की बात कर रहे हैं। हम डिस्टेंस फॉर्मूला से साइड ही तो निकाल सकते हैं, एंगल तो निकाल ही नहीं सकते। नहीं समझे? आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या निकाल रहे हो? डिस्टेंस निकाल रहे हो। डिस्टेंस का मतलब आप साइड की लेंथ निकाल रहे हो। तो आपको खाली इससे ही मतलब है, राइट? कोई एंगल से कोई मतलब नहीं है। कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, मुझे बताइए। तीसरा देखिए आपके पास, तीसरा आ जाता है राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल? राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा, ध्यान से देखो भाई। 3 आपने डिस्टेंस निकाल लिए हैं। क्या किया है आपने?
तीन डिस्टेंस निकाल लिया है, उसमें जो सबसे बड़ा वाला डिस्टेंस होगा, क्या सबसे बड़ा वाला डिस्टेंस होगा, वो बाकी के दो छोटे वाले के स्क्वायर के सम के बराबर हो गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पाइथागोरस थ्योरम जैसा कुछ हो जाएगा। यहां पर कैसे, तीन डिस्टेंस निकाल लिया आपने। आप क्या करोगे, जैसे सपोज करो तुम्हारे तीन डिस्टेंस क्या क्या आ गए, देखो तीन डिस्टेंस सपोज करो, एक का आ गया 3 आ गया, एक का आ गया 5, एक का आ गया 7 सपोज करो, तो आप किसका स्क्वायर चेक करोगे, 7 का स्क्वायर जो है ले लोगे इधर, और बाकी के दोनों का स्क्वायर ले लोगे इधर, और चेक करोगे कि क्या इक्वल वैल्यू आ रही है। 9 प्लस ये हो गया 25, ये हो गया तुम्हारा 34, ये हो गया 49, तो इक्विलैटरल राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। समझ में आ गया, क्या मेरी बात समझ में आ रही है। अगर मान लो तुम्हारा एक का 3 आ रहा है, एक का 4 आ रहा है, एक का 5 आ रहा है, तो किसका स्क्वायर चेक करोगे आप, 5 का स्क्वायर चेक करोगे, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इसको सॉल्व करोगे, ये भी 25 आ जाएगा, ये भी 25 हो जाएगा, मतलब कौन सा ट्रायंगल है ये, राइट एंगल ट्रायंगल है। समझ में आया कि नहीं आया मुझे बताइए। क्या होगा, तीनों का डिस्टेंस निकालोगे, जो सबसे बड़ा वाला होगा उसका स्क्वायर चेक करना है आपको, बाकी के दोनों छोटे वाले स्क्वायर का सम के बराबर। समझ में आया कि नहीं आया। बिल्कुल बेस्ट टेक्निक बता रहा हूँ, बेस्ट चीज बता रहा हूँ आपको, जिससे कहीं कोई परेशानी नहीं होनी है, और ये चीजें तभी बहुत अच्छी तरीके से सक्सेसफुल होंगे जब आप सारे क्वेश्चंस करोगे। क्लियर हो गया, कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है मुझे बताइए, नहीं है। अब एक और ट्रायंगल आ जाता है तुम्हारे पास, स्केलिन ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल आ जाता है, स्केलिन ट्रायंगल। वो होता है जिसमें कोई भी साइड इक्वल ही नहीं होता हो। क्या होता है, कोई भी साइड इक्वल नहीं होता, नो साइड इक्वल। कौन सा, कोई भी साइड इक्वल नहीं होता, कोई उसमें पैटर्न बनता नहीं है। बाकी सब में आप देख रहे हो पैटर्न बन रहा है, चीजें बन रही है। क्लियर हो गया, तो ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। किसी बच्चे को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, नहीं है। ऐसे ही आगे हमारे पास है किसके लिए, क्वाड्रिलेटरल्स के लिए। किसके लिए है तुम्हारा, क्वाड्रिलेटरल्स के लिए है। तो क्वाड्रिलेटरल्स में क्या होगा, आपको चेक करना होगा कि कौन सा क्वाड्रिलेटरल है। अब क्वाड्रिलेटरल के लिए हमेशा आपको 4 पॉइंट दिया जाएगा। कितना पॉइंट दिया जाएगा, 4 पॉइंट दिया जाएगा। समझ में आ रहा है। तो जब 4 पॉइंट दिया जाएगा तो मुझे आप लोग अभी 5 सेकंड के अंदर सोच के बताइए कि कितने डिस्टेंस निकालोगे आप। यस, 6 डिस्टेंसेस निकालने पड़ेंगे आपको। समझ में आया, कैसे 6 डिस्टेंसेस निकालने पड़ेंगे, ए बी, बी सी, सी डी, ए डी, 4 तो साइड हो गए, और बाकी के 2 क्या हो गए तुम्हारे, डायगोनल हो गए। समझ में आया। आपने क्या कर लेना है, 4 और 2 6 का डिस्टेंस आपको निकाल लेना है। ओके, अब उसमें क्वाड्रिलेटरल में सबसे पहला आ जाता है तुम्हारा स्क्वायर। स्क्वायर की क्या खास बात है कि ऑल साइड्स इक्वल, सारे साइड्स क्या होंगे तुम्हारे, इक्वल होंगे, और डायगोनल जो होगा वो भी इक्वल होगा। डायगोनल जो होगा वो भी क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। समझ में आ गया, कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है। अब ना इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो चीजें हैं वो मैं आपको बताता हूं। लाइन से बताने से बेटर है कि आपको कॉरस्पॉन्डिंग चीजें बताई जाए। मतलब अगर आपके पास आ जाए बी में आ जाता है रोम्बस, क्या आ जाता है तुम्हारे पास, रोम्बस। रोम्बस और स्क्वायर की खास बात है, दोनों की खास बात यह है कि दोनों लगभग सेम से दिखाई देते हैं। मतलब रोम्बस के भी ऑल साइड्स क्या होते हैं तुम्हारे, यस, ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, बट डायगोनल जो होता है वो इक्वल नहीं होता। रोम्बस में क्या होता है, डायगोनल इक्वल नहीं होता। तो स्क्वायर और रोम्बस ऐसे चेक हो जाएगा। चारों साइड इक्वल आ जाए तो ऐसे ही एकदम से नहीं चारों साइड इक्वल आ गया ये स्क्वायर है, ऐसा नहीं। आप डायगोनल भी निकालोगे वो भी इक्वल आता है तो ही स्क्वायर है, अगर इक्वल नहीं आया तो रोम्बस है ये। ठीक है, उसके बाद आ गया आपके पास रेक्टेंगल। क्या आ गया, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड्स, और डायगोनल भी इक्वल होता है। इसमें क्या होता है, डायगोनल जो है वो भी क्या होता है, इक्वल होता है। लेकिन यही हम बात कर लेंगे पैरेललोग्राम में। कहां पर, पैरेललोग्राम में अगर बात कर लिया जाएगा तो इसमें भी क्या होता है, अपोजिट साइड तो इक्वल होता है, बट डायगोनल जो होता है इसका इक्वल नहीं होता, डायगोनल नॉट इक्वल। समझ में आ गया कि नहीं आया मुझे बताइए।
ये क्लियर हो गया। तो कौन कौन सी चीजें देख लिया आपने, स्क्वायर देख लिया, रोम्बस देख लिया, रेक्टेंगल देख लिया और पैरेललोग्राम देख लिया। सही है जी। किसी बच्चे को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? आगे देखिए आपके पास आ सकता है काइट, आ सकता है। क्या आ सकता है? काइट। अब काइट की खास बात यह है कि एडजेसेंट साइड्स जो होते हैं ना वो इक्वल होते हैं। एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। एडजेसेंट साइड्स का मतलब क्या है? ये वाला इसके इक्वल और ये वाला इसके इक्वल। शेप बना के दिखा दूं काइट का, ऐसा होता है ना, कुछ बनाया होगा आपने। ये वाला इसके इक्वल हो जाता है और ये वाला इसके इक्वल हो जाता है। 9th क्लास में सारी चीजें आपने पढ़ी हुई हैं ऑलरेडी। तो अगर आपसे कोलेटरल चेक करने बोल दिया जाए तो 6 साइड का डिस्टेंस निकालोगे एंड देन उसके बाद चेक करोगे ये सारी चीजें। कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, मुझे बताइए। डन, समझ में आ गया। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। आगे इसमें और क्वेश्चन आ सकता है कि बोल दिया जाएगा कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज 10 यूनिट। अब उसमें एक पॉइंट में x, ऐसे बोल देगा, ऐसे क्वेश्चन तुम्हारा आ जाएगा। ये तो टॉपिक तुम्हारा हो गया खत्म, ठीक है ना। इसमें एक अलग से वैसे क्वेश्चन बताता हूं आपको। आपसे बोल दिया जाएगा कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन x, 3 एंड 4, 6 इज 10 यूनिट, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्या पूछ लिया जाएगा आपसे? x की वैल्यू बताइए। तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के इसे सॉल्व कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है? तो एक बार आपने क्या कर लेना है, पिछला आपने नोट कर लिया था ये वाला। अगर नहीं किया है तो इसे एक बार फटाफट 1 से 2 मिनट में नोट करिए, फिर अगला भी नोट करिए एंड देन उसके बाद आगे क्वेश्चन करेंगे। फटाफट करिए, नोट करिए। चलिए जी, देखिए जरा आपका ये डिस्टेंस फॉर्मूला क्लियर हो गया। डिस्टेंस फॉर्मूला से रिलेटेड जो भी चीजें हो सकती हैं वो सारी चीजें मैंने आपको लगभग बता दी हैं, ठीक है जी। अब आपका जो टॉपिक है वो टॉपिक 2 है, दैट इज योर सेक्शन फॉर्मूला। टॉपिक 2 है तुम्हारा, वो क्या है? सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है जी। आपने अगर डिस्टेंस फॉर्मूला सीख लिया, समझ लिया, तो आप क्या करेंगे, आपको करना क्या होगा, सेक्शन डिस्टेंस फॉर्मूला से 7.1 की पूरी एक्सरसाइज आप कर लेंगे, ठीक है, विद ऑल एग्जांपल्स। देन उसके बाद आप आएंगे क्या, कौन से वाले टॉपिक पर? टॉपिक है तुम्हारा सेक्शन फॉर्मूला। अब ये सेक्शन फॉर्मूला की जरूरत क्या होती है? देखो, सेक्शन का मतलब होता है ना, कोई भी चीज है उसको काटना। बड़ा सिंपल है। सेक्शन का मतलब क्या होता है? जैसे देखो, मान लो तुम्हारे पास एक ही लाइन है ए और बी, और इसको मैंने क्या कर दिया, काट दिया। कहीं एक बीच में, कहीं भी एक कोई पॉइंट लेके सी से इसको क्या कर दिया, कट कर दिया, ठीक है जी। तो हमने अगर इसमें क्या कर दिया कि इस लाइन में हमने कट कर दिया या पॉइंट कोई मार्क कर दिया, ठीक है जी। तो सेक्शन फॉर्मूला का काम यह है कि अगर ए पॉइंट पता है तुमको, बी पॉइंट पता है तुमको, और कोई एक सेक्शन जो है वो किसी रेशियो में उसको काट रहा है, क्या कोई एक सेक्शन जो है उसको किसी रेशियो में काट रहा है, तो कहां पर काट रहा है, कौन सी जगह पर उसको काट रहा है, वो पॉइंट निकालने के लिए जो हमको यूज करना होता है वो कौन सा फॉर्मूला यूज करना होता है? सेक्शन फॉर्मूला। जहां पर आपको रेशियो दिया जाएगा, 2 पॉइंट दी जाएंगे, ठीक है जी, और आपको जो बीच में जिस पॉइंट को वो काट रहा होगा वो पॉइंट आपको निकालना होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब हो यह सकता है कि वो पॉइंट तुम्हारा इन दोनों के बीच में आ जाए, इनसाइड आ जाए, या फिर इसी लाइन में आगे कहीं चला जाए, ठीक है जी। तो उसका फॉर्मूला बता दूंगा, उसके क्वेश्चंस तुम्हें बहुत कम ही मिलेंगे कि एक्सटर्नली अगर कोई पॉइंट लाई करता है उस पर, तो ठीक है। तो पहले इंटरनली के लिए देखिए। इंटरनली के लिए आपके पास अगर कोई अंदर कोई पॉइंट लाई कर रहा है, सेक्शन बन रहा है, तो फॉर्मूला होता है, यहां पर जो पॉइंट होगा वो तुम्हारा x होगा। फॉर्मूला होगा m1 x2 प्लस का m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। m1 प्लस क्या हो जाएगा तुम्हारा? m2 हो जाएगा। ये तुम्हारा इसका जो कोऑर्डिनेट हो गया x, y हो गया, इसका कोऑर्डिनेट हो गया तुम्हारा x1 y1, और इसका कोऑर्डिनेट हो गया आपके पास x2 y2। m1 को x2 से मल्टीप्लाई करते हैं और m2 को x1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तब आपको x का कोऑर्डिनेट मिलता है ये वाला, सही है। ऐसे ही अगर हमको y चाहिए होगा तो क्या आ जाएगा, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में कितना, m1 प्लस m2 हो जाएगा। समझ में आया? ये इंटरनली का फॉर्मूला हो गया तुम्हारे पास। अब हम बात करते हैं यहां पर एक्सटर्नली की। तो ये जो एक्सटर्नली होता है वो क्या होता है? देखो, ये A हो गया, ये B हो गया। अब बोला गया है कि कोई पॉइंट इसी में आगे C के
सी यहां पर लाई कर रहा है, इसी में आ गया। सही है जी। और यहां से यहां तक तुम्हारा M1 हो जाएगा, ध्यान से देखेंगे, यहां से यहां तक A से लेकर C तक M1 हो जाएगा और B से लेकर C तक क्या हो जाएगा तुम्हारा M2 हो जाएगा। और आपको बोला है कि ये C पॉइंट निकालो, तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसको बोलते हैं एक्सटर्नली, एनसीईआरटी में नहीं होगा ये, ठीक है जी। अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में भी आपको पढ़ना है, इसीलिए थोड़ा सा यहाँ पर बता देता हूँ, बड़ा सिंपल है, सिमिलर है, दोनों एक जैसा है। क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला? इसका फॉर्मूला हो जाएगा x इज इक्वल टू, ये है तुम्हारा x, y, ये है तुम्हारे पास x1 y1 और ये है x2 y2। तो फॉर्मूला हो जाएगा x इज इक्वल टू m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन में m1 माइनस m2, और y इज इक्वल टू हो जाएगा m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन में m1 माइनस m2। समझ में आया? देखने से बस हल्का सिंपल माइनस का ही डिफरेंस है, ठीक है जी। तो ये जस्ट आपको फॉर्मूला देख लेना है, आपके पास ये इंटरनली का फॉर्मूला है, इससे आपको क्वेश्चंस भी करने हैं। क्लियर हो गया? सेक्शन फॉर्मूला से कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है मुझे बताइए। क्वेश्चंस वगैरह आप कर सकते हैं सेक्शन फॉर्मूला से, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं इसमें। जो सेक्शन फॉर्मूला जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है के की वैल्यू को निकालना या फिर रेशियो निकालना। क्या निकालना? रेशियो। हाउ टू फाइंड रेशियो, पॉइंट निकालना तो आपको आ गया है, रेशियो आप कैसे निकालेंगे ये देखिए। बोल दिया जाएगा कि एक लाइन है, उसमें A है B है, ठीक है जी। C एक पॉइंट है तुम्हारा 2,3 और A भी दे दिया गया है 1,4 और B दे दिया गया है 3,6। बोला है कि फाइंड द रेशियो बाय विच C इज डिवाइडिंग A एंड B। C जो है A और B को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। समझ में आ गया? क्या C जो है वो A और B को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ऐसा क्वेश्चन आपको आ सकता है। इन व्हाट रेशियो डू द C डिवाइड्स AB। ओके, तो जब भी रेशियो निकालने का क्वेश्चन आएगा, प्रॉपर पूरा क्वेश्चन तो नहीं कराऊंगा बट आपको बताऊंगा कि करना क्या होगा। जब भी रेशियो निकालने आएगा तो आप K रेशियो 1 लेट कर लोगे। क्या लेट कर लोगे? लेट रेशियो बी क्या हो जाना चाहिए तुम्हारा? K रेशियो 1। तो ये हो गया तुम्हारा M1 और ये क्या हो गया तुम्हारा M2, ठीक है जी। आपने फॉर्मूला लगाना है, सिंपल फॉर्मूला लगा देने के बाद K की जो वैल्यू आ जाएगी वही रेशियो हो जाएगा तुम्हारा। जैसे K की वैल्यू 2/3 आ गई, मान लो सॉल्व करते करते K की वैल्यू क्या आ गई तुम्हारी 2/3 आ गई, तो रेशियो जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 2:3। K की वैल्यू 7/6 आ गई, तो रेशियो क्या हो जाएगा 7:6। समझ में आया कि नहीं आया मुझे बताइए। अब इसमें जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि फाइंड रेशियो। क्लियर हो गया? कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? समझ में आ गया कि नहीं आया मुझे बताइए। अगर आ गया है समझ में तो अगला टॉपिक है तुम्हारे पास, वो है मिड पॉइंट फॉर्मूला। कौन सा है फॉर्मूला? मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं बट पहले फॉर्मूला आप देख लीजिए। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है कि ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इसके बिल्कुल बीचों बीच अगर सी पॉइंट आ जाए तो इसके कोऑर्डिनेट्स को कैसे निकालेंगे। तो मिड पॉइंट के फॉर्मूला के हिसाब से x इज इक्वल टू हो जाता है x1 प्लस x2 अपॉन में कितना 2 और y इज इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा y1 प्लस y2 अपॉन में कितना 2 हो जाएगा। जैसे ये मान लो x1 y1 है, ये है तुम्हारे पास x2 y2 और ये है आपके पास x और y। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला के हिसाब से x और y की वैल्यू ये आ जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? मिड पॉइंट फॉर्मूला समझ में आ गया, सेक्शन फॉर्मूला समझ में आ गया। क्लियर है जी? कोई परेशानी, कोई दिक्कत मुझे बताइए। नहीं है? फटाफट इनको नोट कर लीजिए, ठीक है। एनसीईआरटी पूरी आपकी खत्म हो जानी चाहिए, इस बेसिस पर आप एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन विद ऑल एग्जांपल कर सकते हो बिना किसी परेशानी के। ओके, एंड देन उसके बाद आपको क्या करना होगा? आपको करना होगा एग्जाम्पलर स्टार्ट करना होगा। समझ में आया? जल्दी से इसे नोट कर रही